प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा दौरे पर राज्य की 4000 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। त्रिपुरा को मिला पहला डेंटल कॉलेज। आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को दिए आवास। प्रधानमंत्री ने कहा, त्रिपुरा के जरिए पूर्वोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बन रहा है प्रवेश द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के अपने दौरे पर पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईआईएम शिलांग के नए परिसर सहित कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम ने कहा, अपने 8 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के विकास की राह में आने वाली सभी बाधाओं को किया दूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्ध पोत मोरमुगांव भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, वैश्विक सुरक्षा कारणों से भारत सहित दुनिया भर के देश अपने सैन्य शक्ति को और आधुनिक और मजबूत कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को चट्टोग्राम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 188 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की लीड बढ़त। कुलदीप यादव को मैच में 8 विकेट और 40 रन बनाने के लिए चुना गया मैन ऑफ द मैच। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना और गत विजेता फ्रांस के बीच खिताबी भिड़ंत आज। दोनों टीमें तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर। किसी एक विश्व कप में सबसे अधिक गोल दागने के रिकॉर्ड के लिए मेसी और एम्बापे पर रहेगी सबकी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे चरण में आज त्रिपुरा को 4350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने विविध प्रमुख पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये आवास 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किए गए हैं और इनके अंतर्गत 2 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने अगरतला बाईपास, खैरपुर अमतली NH8 के चौड़ीकरण की परियोजना का शुभारंभ किया। इससे अगरतला शहर में यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों और 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करने वाली 112 सड़कों के सुधार के लिए भी आधारशिला रखी। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ
संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आनंद नगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय को 2450 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी। इसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री ने 4G मोबाइल टावर्स देश को समर्पित किए। इस परियोजना के तहत 320 से ज्यादा टावर बन चुके हैं, जबकि लगभग 890 निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमसावली में IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिलांग दिएंगसो सड़क का शुभारंभ किया। ये परियोजना नई शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ शिलांग को यातायात की भीड़ से मुक्त करेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। स्पॉन प्रयोगशाला मशरूम स्पॉन के उत्पादन को बढ़ावा देगा और किसानों और उद्यमियों के कौशल प्रशिक्षण भी उनको प्रदान करेगा। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। साथ ही साथ मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि IIM शिलांग से पूर्वोत्तर के युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ IIM जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और साथ ही साथ तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया।
टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का बिल्टअप एरिया करीब 1.5 लाख वर्ग फुट होगा। ये पेशेवरों को नए अवसर प्रदान करेगा और इससे 3000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन हब, गेस्ट रूम, फूड कोर्ट इत्यादि होंगे। – 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर गई है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में विकास के लिए जो कदम उठाए हैं उसके परिणाम अब नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विवादों के बॉर्डर पर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर पर बल दिया है। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे उनको सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट योजना के तहत सीमावर्ती गांव में आधुनिक सुविधा उपलब्ध करना है। पीएम ने कहा कि बॉर्डर पर नई सड़कें, नए टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप बनाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना, इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर परिषद की औपचारिक रूप से शुरुआत 7 नवंबर 1972 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती का अवसर बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए परिषद के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने का बेहतरीन अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अक्सर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 आधार स्तंभों शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति,
प्राकृतिक खेती, खेल क्षमता पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश का प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है और इस क्षेत्र की इसी क्षमता को साकार करने के लिए भारतीय म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला अखौरा रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदलने से आगे बढ़ गई है और अब इसकी नीति एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई में एक कार्यक्रम में P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोर्मुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी के बीच भारत ने अपनी समुद्री क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोर्मुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS मोर्मुगाओ देश में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की और समुद्री क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी करेगा। मोर्मुगाओ की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। विशाखापट्टनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है और निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्धपोत सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह INS मोर्मुगाओ वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। राज्य के 37 जिलों में 156 नगर निकायों में नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद पदों पर योग्य प्रतिनिधि के चयन के लिए मतदाताओं ने वोट डाला। इस चरण में वार्ड पार्षद के 3,345, उप मुख्य पार्षद के 156 एवं मुख्य पार्षद 156 को मिलाकर कुल 3,658 पदों के लिए चुनाव हुए। इसके साथ ही 21,287 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को 23 जिलों में होगा।
भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छपरा जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। सुशील मोदी ने कहा है कि यहां पर मृतकों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। छोटे मोटे 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वहां के एसपी का क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, वहां के डीएसपी का क्यों नहीं किया गया? ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 महीना पहले उसी के बगल में घटना घटी जिसमें 7 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से। तो जिस एसपी के कार्यकाल में इतनी घटनाएं घट जाए, उस एसपी पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या एसपी की किसी दरोगा की हिम्मत है कि बिना एसपी के संरक्षण के और वो खुलेआम शराब बिकवा दे? और टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों के प्रयासों का परिणाम है कि घरेलू पर्यटकों में यूपी देश में नंबर 1 है। सीएम ने कहा कि देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश है और आध्यात्मिक पर्यटन के मामले में भी हम नंबर 1 हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और संभावनाओं को अगर आप देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने जो प्रयास किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका परिणाम है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। और आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में सड़क हादसा सामने आया है। औरंगाबाद के पास एक के बाद एक लगभग 1 दर्जन गाड़ियां भारी धुंध के चलते टकरा गईं। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। धुंध होने से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके कारण सड़क पर वाहन एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं जैसे ही घायल गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान पीछे आ रही गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस और एम्बुलेंस को घटना की सूचना दी। एम्बुलेंस और पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क हादसे की वजह से हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से भारी धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। और बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। भारत में अनेकता में एकता प्रदर्शित करने वाला भारत देश है। यहाँ हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। देश की भाषाई संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमिल हेरिटेज और इंडियन लैंग्वेज वीक का आयोजन हुआ। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत में भाषाई संस्कृति का इतिहास सदियों पुराना है। केंद्र सरकार देश की सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त 1652 मातृभाषाओं व संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमिल हेरिटेज व इंडियन लैंग्वेज वीक का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बोलते हुए जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री डी पंडित ने कहा कि भारतीय साहित्य एक है जो विविध भाषाओं में लिखे गए हैं। इसी भाषाई संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिशन और विजन जो सुब्रमण्य भारती की जन्मदिन को इंडियन लैंग्वेजेस की दिवस मनाने के लिए उन्होंने किया और ये बहुत अत्यंत इम्पोर्टेंट महत्व है। और NEP 2020 में भी भारतीय भाषा और मातृभाषा की बहुत महत्व है। तो इसीलिए मुझे ऐसी इच्छा है कि यहाँ भी हम भारतीय भाषा को प्रोत्साहन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अजमेर से विशेष तौर पर भाग लेने आई प्रख्यात हिंदी प्रोफेसर एन लक्ष्मी अय्यर ने कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। सनातन भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति की धारा अजस्त्र प्रवाह से बहती रहती है। समस्त भारतीय भाषा परिवारों की एक छतरी के अंदर लाना जरूरी है। अंग्रेज लोग गए हैं, अंग्रेजियत नहीं गई है। इन सब के लिए राष्ट्रीय एकता को भाषाओं के माध्यम से, जब तक राज्यों की एकता न होगी, भाषा की एकता कभी नहीं होगी। भारतीय भाषाओं की मधुरता से प्रेरित सम्मेलन में भाग लेने आए शोधार्थी भी उत्साहित नजर आए। भाषाई संस्कृति को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि हमारी अपनी भाषाओं में बहुत से शब्द है। जैसे कि स्टेशन के लिए हम, रेलवे स्टेशन के लिए हम स्टेशन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन तमिल या तेलुगु, मुझे भाषा नहीं पता, लेकिन उसके लिए लिली शब्द है। गौरतलब है कि भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है। देश की कला और संस्कृति का प्रचार न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेएनयू द्वारा राष्ट्र हित में तमिल हेरिटेज व इंडियन लैंग्वेज वीक का आयोजन किया गया है। राजधानी नई दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में आयोजित इंडियन हेरिटेज एंड तमिल लैंग्वेज को लेकर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उससे न केवल देश की विविधता में एकता के दर्शन होते हैं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता दिलाने के महत्वपूर्ण प्रयास भी होते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन चंद्र के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है?